नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। बाहर बाहर से सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है लगातार। मैं आपको अरगाची का एग्जाम्पल देता हूं। अरगाची के बारे में आप जानते हैं, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो अभी गए हुए हैं कतर, और कतर में उनकी मुलाकात हुई है हमास के नेताओं से। इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है, और वो बयान बेहद गौर से इसलिए भी सुनने की जरूरत है क्योंकि ऐसा ही एक बयान चाइना जब वो गए थे तो भी दिया था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल अगर हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर, हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब इस बयान को सुनकर यह समझ में आता है कि ईरान को लगातार ऐसी इंटेलिजेंस मिल रही है कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो सकता है। वो प्लान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और अरगाची ने बहुत साफ किया है कि अगर हमारे ऊपर हमले होंगे तो यह हमला पूरे इलाके में फैल जाएगा और एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। सीधा सा मतलब है कि अभी भी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट। अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में एक ऐसी घटना हुई है जो अमेरिका के लिए भी बेहद चौंकाने वाली होगी। इतने दिनों में पहली बार आईडीएफ के ऊपर, यानी कि इजराइल की आर्मी जो वहां गोलन हाइट्स को कब्जा करके बैठी हुई है, उसके ऊपर इतने दिनों में पहली बार हमला हुआ है। और हमला किसने किया है? हमला कोई नई रिजीम ने नहीं किया है, एचटीएस ने नहीं किया है, जोलानी ने नहीं किया है। यह हमला किया है उन लोगों ने जो ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, इन सब के समर्थक हैं, असद के समर्थक रहे हैं और रेजिस्टेंस के साथ हैं। इन्होंने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, एक नया ग्रुप लॉन्च किया है, उसका पोस्टर जारी हुआ है, और इनका कहना है कि इजराइल के खिलाफ यह सरकार तो नहीं लड़ेगी, हम लड़ेंगे। सरकार तो खैर क्या ही लड़ेगी। मैं आपको एक खबर याद दिला दूं 2014 की। 2014 में एक खबर छपी थी जिसमें ये जो ग्रुप है एचटीएस, इसके जो पुरखे थे, यानी जिन लोगों ने असद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी अमेरिका के मदद से, खासतौर पे आईएसआईएस के लोग, उन लोगों ने इजराइल से कहा था कि अगर इजराइल असद की गवर्नमेंट को हटाने में उनकी मदद करे तो बदले में वो गोलन हाइट्स देने को तैयार हैं। तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? सारे हथियार खत्म कर दिए गए, इलाके कब्जा हो गए, लेकिन वो गवर्नमेंट किसी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लड़ाई नहीं लड़ेगी तो वहां पर ऐसे लोग हैं जो इजराइल की ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बताने के लिए कोई नजूमी होने की जरूरत नहीं है कि जितना इजराइल वहां पर अपने इलाके बढ़ाता जाएगा, कब्जा करता जाएगा, उतने ही वहां पर हमले लगातार होते जाएंगे। और जब हमले बड़े होंगे तो अमेरिका रोता हुआ आ जाएगा कि इजराइल हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अमेरिका कभी यह नहीं कहेगा कि आखिर सीरिया के ऊपर इजराइल ने कब्जा क्यों किया, जैसे वो ये नहीं पूछता है कि फलस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा क्यों किया, और कहता है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अब तो हालत यह है कि ट्रंप लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि गजा के लोग बाहर चले जाएं। हालांकि रशिया ने पहली बार इस मामले में कमेंट किया है। रशिया ने बहुत क्लियर किया है कि यहां के लोग, फलस्तीन के लोग कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। चाइना पहले ही इस तरह की बात कह चुका है, जर्मनी से इस तरह का बयान आया है। हालांकि जर्मनी के बयान को मैं कोई खास वजन नहीं देता। और लगातार जिन मुल्कों की बात हो रही है, चाहे वो इजिप्ट का मामला हो, चाहे जॉर्डन का मामला हो, वहां की आवाम लगातार सड़कों पर आकर इस तरह के बात की मुखालिफत कर रही है। अभी कल इजिप्ट के अंदर फलस्तीन के समर्थन में एक बड़ा जुलूस निकला हुआ था। उधर गजा के लोग सबसे बड़ा जवाब दे रहे हैं इसका, लगातार लौट रहे हैं, अपने घरों में लौट रहे हैं। घर खंडहर बन चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोग्राफ आप देख चुके होंगे। घर खंडहर बन चुके हैं। उन खंडहरों को सजाने का, संवारने का, साफ करने का काम हो रहा है। रबल्स और खंडहर जो हैं जगह जगह बिखरे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इनके भीतर बम हो सकते हैं जो अभी तक फटे नहीं हैं, तो इनको हटाना भी आसान काम नहीं है। और अभी तक कोई बड़ी एजेंसी वहां साथ नहीं आई है जो मदद कर सके। जो लोग मार दिए गए, रोजगार का सवाल है, तमाम सारी चीजों का सवाल है। बर्बादियां तो दुनिया भर की हैं ही। इन बर्बादियों और तबाहियों को देखकर कई बार मुझे अपने यहां की याद आती है, हिंदुस्तान की याद आती है। यहां जिनके घरों पर बुलडोजर चल जाता होगा वो भी तो ऐसे ही हालात से गुजरते होंगे। मुश्किलात किसी की भी जिंदगी में कभी भी आ सकती हैं। कभी सरकारें मुश्किल लेके आ सकती हैं, कभी जिंदगी कोई मुश्किल लेकर आ सकती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि खास तौर पर अपनों के लिए, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, जिसको ये सारा कुछ बर्दाश्त करना है, उनके लिए पहले से कुछ तैयारी करके रख ली जाए।
कुल मिलाकर कहें तो मिडिल क्लास आज के डेट में देश का वो तबका है जो कमर तोड़ मेहनत करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर भी अपने परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पाता। कारपोरेट में भी एम्प्लॉइज वर्कलोड की वजह से पिस रहे हैं और ओवरवर्क के बाद कोई एम्प्लॉय अगर मर भी जाए तो कंपनी उसे रिप्लेस कर देगी, यानी कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया के लिए आप एक रिसोर्स हैं, अखबारों के लिए आंकड़ा, कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय, लेकिन अपने परिवार के लिए तो आप सब कुछ हैं। और इसका एहसास तब होता है जब कोई अनहोनी हो जाती है। हर साल भारत में 9.5 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके परिवार के पास कोई भी बैकअप होता है? क्या सरकार से कोई मदद मिलती है? अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय है। दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो आप ले सकते हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके पास यह है तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता नहीं रहेगी। रुपए 600-700 के प्रीमियम पर 2 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल खर्च इतना बढ़ चुका है कि हॉस्पिटल का एक बिल देखकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तब अफसोस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन 400-500 रुपए के प्रीमियम पर 1 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है, जिससे आपके हॉस्पिटल के सारे खर्च कवर हो सकते हैं। अब ये दोनों टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस कहां से लेना है, यह आपको तय करना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां आपको टर्म इंश्योरेंस 15% तक के डिस्काउंट पर मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक भी नीचे मिलेगा जिस पर 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके पास देश के 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान होंगे। अपना बजट देखकर अपने हिसाब से अपना प्लान चुन सकते हैं। तो बिना समय गंवाए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और अपने परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा दें, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो न तो सरकार और न कोई रिश्तेदार आपके परिवार के काम आएगा। अब फैसला आपके हाथ में। इन्हीं तबाहियों और बर्बादियों के बीच से मुझे एक वीडियो मिला, और बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो मिला। एक घर है जो तबाह हो गया है। तबाह पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन काफी टूट फूट हुई है। इसके बाशिंदे लौट के आए हैं। बेटा घर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तब तक उसको मां की आवाज सुनाई देती है कि कमीने हमारा सारा सामान ले गए। तो लड़का पूछता है कि मां तुम्हारा कौन सा सामान वो लेके गए? तो कहती है कि मैंने मकदूस बनाया था और उसकी पूरी बरनी उठाकर ले गए। मकदूस एक खास तरह का अचार होता है, लेबनीज डिश मानी जाती है, लेकिन फलस्तीन में भी काफी पॉपुलर है। तो दुनिया जहान अपने तरीके से काम करता है, माएं अपने तरीके से काम करती हैं। आप सोचिए कि महीनों अपने घर से बाहर रही होंगी और उनके दिमाग में सबसे बड़ी चिंता यह रही होगी कि मैंने जो अचार बना के रखा है वो अचार गायब हुआ या वहां है। और जाकर उन्होंने सबसे पहले अपना अचार देखा और नहीं मिलने पर इजरायलियों को, आईडीएफ के लोगों को गालियां दी। और वाकई कितना आश्चर्यजनक है कि एक आर्मी आती है और किसी घर से अचार चुरा कर ले जाती है। यह बताता है कि इजराइल के सैनिक मोरली कितना करप्ट है। खैर, आज एक और बड़ी घटना होनी है। तीसरा दौर होना है अगवा किए हुए लोगों के एक्सचेंज का। 3 लोगों को रिहा करेगा हमास, और बदले में 183 लोगों को रिहा करना है इजराइल को। पिछली बार जो लोग रिहा किए गए थे, इजराइल ने थोड़ी देर नाटक किया कि हम नहीं रिहा करेंगे, ये वाली शर्त टूटी है, वो वाली शर्त टूटी है, लेकिन उसके बाद सारे लोगों को उसने रिहा कर दिया। मैं इनके रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था कि ये कौन से लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल 21 साल की उम्र में जेल में गए थे, पहले ही 20-20 25-25 साल जेल में रह चुके हैं। जब गए थे तो चेहरा जवान था, निकल के आए हैं तो बूढ़े हो चुके हैं। जब गए थे तो बच्चे थे, बाहर निकल के आए हैं तो जवानी ढलने को है। जब गए थे तो हेल्थ अच्छी थी, बाके नौजवान लगते थे, और बाहर निकल के आए हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी उनको तकलीफ दी गई है, कितना परेशान किया गया है। तुलना कर लीजिए, हमास ने जिन लोगों को छोड़ा है उनको आप देखिए। साफ देखकर लगता है कि अच्छे से खिलाया पिलाया गया है, साफ सुथरा रखा गया है। इसके बदले में इजराइल जिनको छोड़ रहा है, आप उनको देखिएगा कि क्या हालात कर दिए हैं उनके। और हालत तो यह है कि छोड़ने के पहले कल की एक खबर थी कि एक साहब को छोड़ा जाना था। उनके घर में तैयारियां थी, कुर्सियां वगैरह बाहर लगाई गई थी कि लोग आएंगे तो कुर्सियों पर बैठेंगे। आईडीएफ के लोग घुसे और उनकी कुर्सियां उठाकर फेंक दी, घर तहस नहस करने की कोशिश की। और उधर जेनिन में, वेस्ट बैंक में जो चल रहा है वो आप जानते ही हैं। 20,000 लोगों को जेनिन से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया है, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यूएनआरडब्ल्यूए जो मदद करती थी फलस्तीनियों की, उसको बैन कर दिया गया। हालांकि बैन होने के बावजूद सारे खतरे उठाकर यूएनआरडब्ल्यूए काम कर रही है, लेकिन दिक्कत तो आ ही रही है। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर बैन ऐसे ही चलता रहा तो सीज फायर सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इमदाद पहुंच रही है उसको लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी शर्त है
इस समझौते के भीतर। और यूएनआरडब्ल्यूए अगर नहीं होगी तो वहां पे कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ठीक से इमदाद सही लोगों तक पहुंचा सके। और ऐसा नहीं होगा तो सीज फायर टूट सकता है। लेकिन इजराइल को इसकी क्या फिक्र है। इजराइल का एक अखबार छापता है कि हमको हसबारा के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। मोटा मोटी इसका मतलब यह होता है कि फलस्तीनियों को मारने के लिए, उनका घर छीनने के लिए, फलस्तीन को कब्जा करने के लिए हमें नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्वे, मारिव नाम का एक अखबार है, उसने सर्वे किया है इजराइल के, जिसमें सिर्फ 4% लोग, 100 में से सिर्फ 4 लोगों ने यह माना है कि इजराइल की जीत हुई है। यानी 96%, 96% इजरायली ये मानते हैं कि या तो इजराइल की हार हुई है या फिर इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। जाहिर है मकसद क्या थे? हमास को पूरी तरह से खत्म करना, हमास और मजबूत हो गया। गजा को पूरी तरह से खाली करना, गजा के लोग लौट के आ गए। और साथ में दुनिया में जो बेइज्जती हुई, दुनिया भर में इजराइल जिस तरह से अकेला पड़ा, वो तो है ही। जापान की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह महिला जो है अकेले एक फिक्स जगह है जहां पर जाकर इजराइल के खिलाफ नारे लिखकर ले जाती हैं और लगाती हैं। और ऐसा करते हुए इनको 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा वक्त पे एक तय समय पर एक जगह जाकर खड़ी होकर अकेले इजराइल के खिलाफ झंडा उठाती हैं। और सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में जो जुलूस निकले हैं दुनिया भर में, वो तो आप जानते ही हैं। अभी हेग में 9 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और उनका यह कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ लगातार अभियान चलाएंगे। इन 9 देशों का मैं नाम पढ़ देता हूं: बेलीजे, बोलीविया, कोलंबिया, चिली, होंडुरास, नामीबिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और मलेशिया। इन सब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का, अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमें जो बेलीजे नाम का देश है, वो आईसीसी से उसने रिक्वेस्ट किया है कि साउथ अफ्रीका ने जो केस किया हुआ है उसमें इसको भी शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा आप जानते हैं जनरल बॉडी में जब भी वोटिंग होती है तो इजराइल लगभग अकेला पड़ जाता है। अमेरिका अगर उसके साथ ना हो तो वो बेहद बेहद अकेला पड़ जाता है। तो दुनिया भर में बदनामी हुई है। प्राइम मिनिस्टर हैं जो उनके ऊपर आईसीसी ने वारंट निकाला हुआ है। गजा को आप जीत नहीं पाए, हमास को आप हरा नहीं पाए, तो इस पूरी जंग में इस तबाही के अलावा और मिला क्या? जंग कोई घरों को तोड़ने के लिए तो थी नहीं, लेकिन जो हासिल हुआ है वो सिर्फ टूटे हुए घर आज नहीं है, कल बन जाएंगे। मैंने यह सवाल पूछा था कि आखिर अरब मुल्क आगे क्यों नहीं आ रहे हैं फलस्तीनियों का घर दोबारा से बनाने के लिए। अरब मुल्कों से तो कोई अभी घोषणा मैं नहीं सुन पाया कि कोई घोषणा हुई हो, लेकिन मलेशिया ने आगे आकर कहा है कि हम गजा को दोबारा बनाने में मदद करेंगे। धीरे धीरे करके देखिएगा दुनिया भर के मुल्क सामने आएंगे। गजा को फिर से तैयार करने में 2 साल, 4 साल, 5 साल में गजा फिर से तैयार हो जाएगा। लेकिन इजराइल की यह हार जो है वो बहुत दिनों तक इजराइल को हांट करती रहेगी, बहुत दिनों तक बहुत परेशान करती रहेगी। इस पूरी जंग ने एक बात साबित कर दी कि इजराइल जो अपनी आर्मी को बहुत मजबूत समझता है, वो अमेरिका और ब्रिटेन के मदद के बावजूद भी उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत उसको बताया गया था। हां, घटिया काम करने में इन लोगों का कोई भी सानी नहीं है। अभी यह खबर है कि व्हाट्सएप आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, पूरी दुनिया व्हाट्सएप यूज करती है। इजराइल के एक स्पाईवेयर ने, जिसका नाम पैरागॉन बताया जा रहा है, मेटा ने यह बताया है, जिसकी संपत्ति है अब व्हाट्सएप, उसने बताया है कि इजराइल के पैरागॉन नाम के एक स्पाईवेयर ने बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप हैक कर लिए। तो यह सब करना इनको आता है। पेगासस कर सकते हैं, यह कोई नया पैरागॉन आ गया, आपके डेटा कब्जा कर सकते हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ इन्होंने किया था कि उनका पेजर विस्फोट करा दिया था, लेकिन जहां सीधी जंग है वहां इनको कुछ हासिल नहीं होता। आसमान से भीख में मिले हुए, हेलीकॉप्टर से भीख में मिले हुए बम गिरा के घर तोड़ देना आसान है, लेकिन जहां सीधी लड़ाई होती है वहां कोई भी बड़ी जीत इनको हासिल नहीं हो सकती। यह बताता है कि आर्मी में दम नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन की दी हुई भीख में दम है। और अमेरिका इनको खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। मैंने आपको बताया था कि नई सरकार बननी है लेबनान में, जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वहां के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, यह पॉसिबल ही नहीं था कि हिजबुल्लाह के समर्थन के बिना चुने जाए। तो वहां तय हुआ था कि हिजबुल्लाह के भी मिनिस्टर बनेंगे। हिजबुल्लाह ने अपने लिए फाइनेंस मिनिस्टर का पद मांगा था और वो उसको मिलना है। अब अमेरिका कैसे भी अड़ंगा लगा रहा है
कि लेबनान को फाइनेंस मिनिस्टर हिजबुल्लाह का ना मिले, यानी हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, हिजबुल्लाह के जो कैंडिडेट हैं, वो गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ना बन सकें, इसके लिए अमेरिका जोड़ तोड़ लगा रहा है। अब आप सोचिए कि यह दूसरे मुल्क के मामलों में दखल करना है या नहीं है, और इस दखल की जरूरत क्यों है? इस दखल की जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि इजराइल को खुश कर सके। अमेरिका लगातार ऐसी बातें, ऐसे काम करने की कोशिश करता है, और यही सारी चीजें इन मुल्कों के बाशिंदों में इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और गुस्सा भरती हैं। जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा वहां के लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ होंगे, और जब खिलाफ होंगे तो रेजिस्टेंस के साथ आएंगे। यह बहुत छोटी सी बात है, अमेरिका नहीं समझ पाता है कि वो चाहे दुनिया भर के हथियार लगा दे, वो दुनिया भर के बम गिरा दे, लेकिन जब जनता गुस्से में होती है, जब जनता के मन में आग जलती है, तो उसको कोई शांत नहीं कर पाता, उसको कोई खत्म नहीं कर पाता। लोगों के मन में जो गुस्सा है, वो सबसे बड़ा गुस्सा यही है कि इजराइल लगातार गुंडागर्दी करता चला जाता है और अमेरिका उसकी मदद करता है। अगर वो इजराइल से कहे कि भाई जितनी जमीन तुमको मिली है, टू नेशन सोल्यूशन के तहत जितनी जमीन तुमको मिली थी, उतनी जमीन लो और चैन से, इज्जत से रहो, तुम दूसरों को मत छेड़ो, दूसरे तुमको नहीं छेड़ेंगे, तो अपने आप मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा, अपने आप लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। आप देखिए, एक जरा सा सीज फायर हुआ और हूथी ने भी बम फेंकने बंद कर दिए, रेड सी खोल दिया कि ठीक है भाई ले जाइए। गजा में भी जंग बंद हो गई, लेकिन फिर ये वेस्ट बैंक में जिस तरह से जंग कर रहे हैं, फिर जिस तरह से लेबनान में सीज फायर मानने को तैयार नहीं है, जाहिर है कि बहुत दिनों तक ये शांति नहीं चलने वाली, फिर से बवाल होगा। ठीक है, सीरिया में आपने अपने मन की सरकार बना ली, अब वो असद के जमाने की जितनी प्रॉपर्टीज थी सबको प्राइवेटाइज कर रहा है। अमेरिका और इजराइल और इंग्लैंड और ये सारी कंट्रीज आकर बिजनेस कर सकें, पैसे कमा सकें, इसके लिए सारे इंतजामात कर रहा है। कतर के जो अमीर हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं, सीसी उसका स्वागत कर रहे हैं, सब ठीक है। आपको लग रहा होगा परफेक्ट प्लान है, जैसा हमने सोचा वैसे चल रहा है, लेकिन इन्हीं के बीच में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप उभरता है जो आईडीएफ के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब सीरिया के ढेरों लोग उसके साथ शामिल होंगे, और आपको लग रहा था कि तख्ता पलट करा के आपने शांति कर दी, लेकिन नॉर्थ में टर्की के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, साउथ में इजराइल जो घुसा हुआ है उससे अब वहां की रेजिस्टेंस लड़ाई करेगी। जाहिर है ईरान उसको मदद करेगा, जाहिर है हिजबुल्लाह उसको मदद करेगा, जाहिर है रशिया उसको मदद करेगा, और एक और नई आग आपने लगा दी जो बरसों बरस जलती रहेगी। इसीलिए मिडिल ईस्ट में जितना भी खून बह रहा है, मिडिल ईस्ट में जितनी भी हिंसा हो रही है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल, और उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है अरब मुल्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, इन्होंने इजराइल की सबसे बड़ी जो हथियारों की सप्लायर है उसके साथ समझौता किया है, उसमें 30% का स्टेक खरीदा है। ये वही हथियार हैं जो अरबों की हत्या में काम आते हैं और किसी की हत्या में काम नहीं आते हैं। या तो सीरिया में किसी को मारा जाता है, या लेबनान में किसी को मारा जाता है, या फिर फलस्तीन में किसी को मारा जाता है, और उसी हथियारों की कंपनी में 30% स्टेक खरीदती है यूएई। आप बताइए, यूएई इजराइल की ये जो मदद कर रही है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी? फलस्तीन के लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, फलस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इजरायली कंपनी में स्टेक खरीदने के लिए बिल्कुल पैसा है। जब ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये जो इंपीरियल पावर्स हैं, ये जो अमेरिका है, ब्रिटेन है और इनके साथ इजराइल है, ये जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जानबूझकर इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, तो गलत नहीं कह रहे होते हैं। लेकिन अगर इस पूरे खेल में सऊदी अरब जैसे देश या फिर यूएई जैसे देश भी मदद करते हैं तो इसका क्या मानी हो सकता है, यह आपके ऊपर समझने के लिए छोड़ देता हूं। ये मेरे लिए इंटरेस्ट की बात नहीं है अगर इनको नहीं दिखाई देता है कि फलस्तीन की यह बूढ़ी महिला जो कई बार अपना घर छोड़ चुकी है, जिसकी उम्र इजराइल की अपनी उम्र से ज्यादा है, जिसकी कमर झुक चुकी है, उसको बार बार घर से बेदखल किया जाता है और इन्हें नहीं नजर आता है, तो हम क्या दिखा सकते हैं और आप क्या दिखा सकते हैं? एक और बड़ी घटना हुई है, हमास ने जो उसके कमांडर थे मोहम्मद दईफ, उनकी जो मार्टियरडम है, उनकी जो शहादत है, उसकी घोषणा की है। उसने कहा है कि इस जंग में मोहम्मद दईफ मारे गए, उनका कायदे से कफन दफन किया। इस मौके पर उनकी बेटी का वीडियो आया जिसमें उसने कहा कि हमें अपने बाप पर फक्र है जो फलस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। ये सारे सीन आपको बार बार मिलते रहेंगे। जो मारे गए उनको दफनाया जाएगा, नए लोगों को तैयार किया जाएगा। जब तक ये एक्सचेंज ठीक ठाक चल रहा है, जब तक
फलस्तीन लोगों को छोड़ रहा है और बदले में इजराइल भी फलस्तीनियों को छोड़ रहा है। और जब तक इमदाद पहुंच रही है तब तक तो वहां पर सीज फायर चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी महीने भर तो सीज फायर कायदे से चलेगा ही, अमेरिका चाहता है, इसलिए महीने भर तो सीज फायर कायदे से चलेगा ही। उसके आगे क्या होगा ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कि लेबनान में इन्होंने जो बढ़ाकर सीज फायर 16 फरवरी तक किया है, 16 फरवरी तक ये अपनी आर्मी वापस लौटाते हैं या नहीं। अगर 16 फरवरी तक भी ये आर्मी नहीं लौटाते हैं तो लेबनान में अनईजी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, जिसका बहुत गहरा असर हो सकता है। हिजबुल्लाह फिर से जंग शुरू कर सकता है। दूसरा, क्या वाकई ये ईरान के ऊपर हमला करते हैं? अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला होता है तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसका एक बड़ी जंग में तब्दील होना बिल्कुल तय है। और तीसरी बात यह है कि वेस्ट बैंक में जो ऑपरेशंस कर रहा है इजराइल, उसको किस हद तक लेकर जाता है। अगर वो ज्यादा बढ़ेगा, अगर वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो उसका असर आज नहीं कल गजा के ऊपर भी पड़ना तय है। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, वहां ट्रंप से मिलेंगे। ये दोनों लोग मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, वो खिचड़ी क्या असर डालती है, ये सारा कुछ देखना होगा। जैसे जैसे जो कुछ डेवलप होगा मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा आपको अपडेट करने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी किस तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं वो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, पिन कमेंट में बता दिया है। हाँ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने पॉलिसी बाजार का वो लिंक भी दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप अगर इंश्योरेंस लेंगे तो आपको अच्छी खासी छूट मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।